आज का जो हमारा लेक्चर है वो फॉरेक्स मार्केट फंडामेंटल्स है। ठीक है, कि फॉरेक्स मार्केट की बेसिक्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये एक मालियाती बहुत बड़ा इंटरनेशनल इदारा है। ठीक है, यहाँ तक आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है ये। रोजाना का ट्रेडिंग वॉल्यूम मिनिमम जो कॉस्ट किया गया है वो $7 ट्रिलियन डे कॉस्ट किया गया है, जो तखमीना लगाया गया है। ठीक है, ये मार्केट 24 आवर ओपन रहती है वीक में, मंडे टू फ्राइडे। ये बता आप लोगों को, सैटरडे संडे सर्वर बंद होते हैं, मार्केट क्लोज होती है। ठीक है, ये बेसिक चीजें मैं साथ साथ रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर होती जाए। अच्छा, अब इस मार्केट में जो मरकजी लोग हैं जो अपना किरदार अदा करते हैं, वो जैसा कि आपके मरकजी बैंक्स हैं। ठीक है, जिसमें आपका ईसीबी बैंक्स है, फेडरल रिजर्व बैंक्स है। ठीक है, और बीओजे बैंक्स हैं, मरकजी जो इदारे हैं जिसमें अहम किरदार अदा करते हैं। फिर इसके बाद कमर्शियल बैंक्स आते हैं, हेज फंड इदारे आते हैं, कॉर्पोरेशन हैं, रिटेल ट्रेडर जैसा कि मैं और आप। ठीक है, ये रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, उनके पास थोड़ा पैसा होता है और वो इंडिविजुअली ट्रेड करते हैं, उनको रिटेल ट्रेडर्स कहते हैं। ठीक है, फिर आपको पता है कि इसमें जो तजारत होती है वो करेंसीज का लेन देन होता है, करेंसीज का तबादला होता है, कमोडिटीज का लेन देन होता है। ठीक है, इस तरह स्टॉक्स का लेन देन होता है, इंडिसेस का लेन देन होता है, इस तरह की चीजों का लेन देन। इसमें जो खरीदो फरोख्त की जाती है, जो तजारत की जाती है, वो इन चीजों की आपस में एक्सचेंज करके करेंसीज का लेन देन करके इसमें प्रॉफिट एंड लॉस किया जाता है। ये बेसिक रिविजन है आपकी जो चीजें हो रही हैं। ठीक है, फिर इसमें हम आ जाते हैं कि इसमें जो मेन फंडामेंटल इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स हैं जो कि मेन अहम किरदार अदा करती हैं, जो खबरें। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? फॉरेक्स मार्केट फंडामेंटल्स। ठीक है, इससे पहले हमने जो पढ़ा था कि फॉरेक्स मार्केट में टेक्निकल्स क्या होते हैं, टेक्निकल्स किस तरह से होते हैं, उसको किस तरह से हम देखते हैं। ठीक है, चार्ट का मुशाहिदा करते हैं, इसके अलावा कुछ इंडिकेटर्स हैं, इसके अलावा प्राइस एक्शंस हैं, कुछ मेथड्स हैं जिनको फॉलो करते हुए देखते हुए हम अंदाजा लगाते हैं कि मार्केट में टेक्निकली जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है आने वाले वक्त में क्या प्रेडिक्ट किया जा सकता है, क्या हो सकता है। ठीक है, अब फंडामेंटल जो होते हैं ये कैसी किसी भी मुल्क की, किसी भी कंट्री की ऐसी बुनियादी खबरें होती हैं जिनमें हमारा ऑलरेडी नजर होना जरूरी होती है। ठीक है, अब इसमें जो मेन एक चीज है वो ये है कि फॉरेक्स मार्केट में सबसे पहले जो अहम खबर है वो इंटरेस्ट रेट होता है। किसी भी बैंक, किसी भी मुल्क के जो बड़े बैंक्स होते हैं, ठीक है, उस उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत बहुत अहम किरदार अदा करता है। जैसा कि यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ डॉलर, एक एज अ रिजर्व करेंसी मानी जाती है। तो हम जब भी इसका इंटरेस्ट रेट यानी कि यूएसए का इंटरेस्ट रेट देखते हैं, उसमें उतार और चढ़ाव जो है, उसमें पॉलिसीज का बनना और टूटना जो है, हमारी फंडामेंटली मार्केट पे इंपैक्ट डालता है। ठीक है, सबसे पहला जो की फैक्टर है वो है की इंडिकेटर जो है वो है इंटरेस्ट रेट, बैंकों का शरह सूद बढ़ाना और कम करना, जिस वजह से उनकी इकोनॉमी पे अच्छा और बुरा असर पड़ सकता है। उसको हम कैसे आगे चल के देखेंगे। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो अच्छा असर होगा, या कम होगा तो अच्छा असर होगा, ये आगे हम तफसील में जाके पढ़ेंगे। नंबर 2 पे है इन्फ्लेशन, महंगाई का एक ऐसा इंडिकेटर है। ठीक है, महंगाई, इन्फ्लेशन, इसको दो न्यूज़ में मापा जाता है अमूमन, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, एक ऐसा डाटा होता है, एक ऐसी न्यूज है जो कि आपकी जो रोजमर्रा की अशिया जो आप खरीदते हैं, रोजमर्रा की अशिया जैसा कि आप कपड़े, खाने पीने का अशिया, राशन। ठीक है, इसके अलावा भी रोजमर्रा की अशिया जो एक फर्द, एक इंडिविजुअली बंदा जो खरीदो फरोख्त करता है, उन पे जो होने वाली महंगाई या उसमें कीमतों की कमी जो है वो बेसिकली किसी भी मुल्क की इकोनॉमी पे अच्छा और बुरा इंपैक्ट ला सकती है। इसी तरह से पीपीआई है, ये भी इन्फ्लेशन रेट का एक इंडिकेटर है, इन्फ्लेशन का एक इंडिकेटर है, जिसको देखते हुए हम क्या करते हैं, इस पे भी, इसका डाटा भी रिलीज होते वक्त में पता चलता है कि आने वाले वक्त में या अभी जो प्रीवियस मंथ था हमारे पास, उसमें हमारे पास क्या हुआ है, डेटा बढ़ा है या कम हुआ है, जिस वजह से हमें उस इकोनॉमी या उस करेंसी पे बैड इंपैक्ट या अच्छा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जिसको कहते हैं जीडीपी। ठीक है, अब ये भी एक मेन और अहम इकोनॉमिक इंडिकेटर है, जिसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि जो हम मुल्क में कुछ चीजें इंपोर्ट करते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फिर उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उनका बेसिकली एक फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं, उसका एक अंदाजा लगाया जाता है कि इस महीने या इस साल या इस क्वार्टर में हमारे मुल्क ने या ओवरऑल जिस मुल्क की करेंसी पे हम ट्रेड करना चाह रहे होते हैं, उसने वो जो गुड्स हैं, वो जो चीजें हैं, वो जो प्रोडक्ट्स हैं, कितनी बनाई है, कितनी इंपोर्ट की है, कितनी एक्सपोर्ट की है, उनका एक बेसिकली डाटा हमारे सामने आता है। तो हम उससे अंदाजा लगा सकते हैं भाई इस मुल्क की इकोनॉमी बेहतरी की तरफ है, जिस वजह से उसकी करेंसी स्ट्रांग होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, आगे आता है अनएम्प्लॉयमेंट डाटा, बेरोजगारी की शरह। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी। ठीक है, डाटा वही होता है कि जो हम जिस पे बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो एक प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर आते हैं, सामने आती है चीज कि भाई इस मुल्क में अब बेरोजगारी की शरह इतने परसेंट हो गई है। हर 100 में से 50 बंदे जो है वो बेरोजगार हैं, हर 100 में से 60 बंदे जो है वो क्या है, बेरोजगार है, हर 100 में से 80 बंदे जो है वो क्या है, बेरोजगार है। तो उससे एक बेरोजगारी का, अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा सामने आता है। फिर एक न्यूज होती है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। कई लोग सरकारी अपनी जो नौकरियां होती हैं, जॉब्स होती हैं, उनमें कई लोग क्लेम्स करते हैं कि हमारी बेरोजगारी बढ़ गई है। कितने लोगों ने क्लेम किया। फिर एक प्राइवेट इंडस्ट्री होती है किसी भी मुल्क की, जो कि जिसको होल्ड उसकी पॉलिसीज मुल्क के बैंक्स ही बना रहे होते हैं, मुल्क के मेन इदारे ही बना रहे होते हैं, बट वो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड होते हैं मुल्क के सरकारी इदारों के साथ। ठीक है, उनकी पॉलिसीज जो बनाना तोड़ना, उसके ऊपर जो भी मैकेनिज्म होता है, वो मुल्क की ही सरकारी इदारे उन पे पॉलिसीज बनाते हैं। तो वो जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, जो प्राइवेट अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स होते हैं, उसको भी डाटा जो है वो किसी भी मुल्क का देखा जाता है कि भाई इस मुल्क में इतनी फीसद बेरोजगारी है। जब बेरोजगारी होगी तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली उस मुल्क की इकोनॉमी पे क्या आएगा, बैड इंपैक्ट आएगा, जिस वजह से अगर वो किसी इंटरनेशनल लेवल पे किसी स्टॉक्स पे, किसी फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड हो रही है, तो क्या होगा कि उसमें उस पे बैड इंपैक्ट आएगा, उसके अगेंस्ट जो भी कमोडिटी करेंसी कुछ भी होगी वो स्ट्रांग हो जाएगी, वो वीक हो जाएगी।
ठीक है। इसके बाद रिटेल सेल्स आ जाती हैं, सेम एज इट इज जो रिटेलर्स की सेल्स होती हैं, जो इंडिविजुअली जो कारोबार किए जाते हैं उनकी सेल्स, उनका तखमीना लगाया जाता है। फिर ट्रेड बैलेंस है, जो तजारत की जाती है उसको मुतवाज़न रखने के लिए उसके ऊपर एक प्रॉपर एक उसके ऊपर एनालिसिस होते हैं, फिर उसका बैलेंस बताया जाता है कि जो हम ट्रेड कर रहे हैं आउट ऑफ द कंट्री और इंटरनल ऑफ द कंट्री या कहीं पे भी अगर हमारी को ट्रेड हो रही है तो उसको क्या है कि उसके ऊपर एक मुतवाज़न रखने के लिए इसका एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है, इसको भी हमें क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है। उसके बाद परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स आ गया, पीएमआई एक न्यूज है कि हमने कितनी चीजें कब कहाँ कितने अरसे में खरीदी और उससे हमें क्या फायदा हुआ, ओवरऑल मुल्क के लेवल पे देखा जाता है। ठीक है। फिर एक होता है, इन सब चीजों को कंट्रोल करने के पीछे एक चीज होती है जिसको कहते हैं FOMC, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी। ठीक है। ये किसी भी मुल्क के बड़े जो 10 से 12 बैंक होते हैं उनके जो चेयरपर्सन होते हैं मिल के कुछ पॉलिसीज का जोड़ तोड़ करते हैं, मुल्क में आने वाली महंगाई को देखते हैं, सीपीआई रेट्स देखते हैं, इसके अलावा शरह सूद देखते हैं और बैठ के एक पॉलिसी बनाते हैं कि भाई आने वाले वक्त में मुल्क के लिए बेहतर ये है, या कुछ उन्हें सख्त फैसले लेने पड़ते हैं जिसमें उनको महंगाई बढ़ानी पड़ती है, टैक्स बढ़ाने पड़ते हैं, शरह सूद बढ़ाना पड़ता है कि मुल्क की बका के लिए वो पॉलिसीज बेहतर होती हैं। तो उस कमेटी को कहते हैं FOMC, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी। ये बहुत ज्यादा वोलाटाइल एक न्यूज होती है कि जब भी ये डाटा हमारे फॉरेक्स कैलेंडर में क्या होता है, जब भी रिलीज होता है तो बहुत बड़ी वोलेटिलिटी आती है। आपको फॉरेक्स मार्केट में आपके जितने भी पेयर्स हैं फॉरेक्स में ट्रेड हो रहे हैं जिनके अगेंस्ट यूएस डॉलर कहीं ना कहीं ट्रेड हो रहा है, वहां पे आपको बहुत बड़ी वोलेटिलिटी, यानी कि विद इन 10 सेकंड, विद इन 30 सेकंड, विद इन 1 मिनट मार्केट में 100, 200, 300 पिप्स की मूव देखने को मिल सकती है। एक मिनट में मार्केट में प्राइस थी 3700 समथिंग, ठीक है, और अगले ही मिनट में क्या होगा, वो 3000 मतलब 800 पे बढ़ जाएगी, इस तरह से हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में प्राइस थी $3000 फी ऑन्स, जैसे डाटा रिलीज हुआ, अगर वो डाटा तो इकोनॉमी के हक में बेहतर रिलीज हुआ यूएस डॉलर के, तो यूएस डॉलर में स्ट्रेंथ आएगी। ठीक है। और जैसा कि बताया हुआ था कि अगर डॉलर एज अ कोई करेंसी ट्रेड हो रहा है तो डॉलर सेल होगा, एज अ बेस करेंसी सेल, और अगर ट्रेड हो रहा है तो वो मार्केट बाय होगी। ठीक है। तो क्या होगा कि उसी टाइम विद इन मिनट्स आपको मार्केट बहुत तेजी से मूव करती हुई नजर आएगी। इस वजह से बिगनर ट्रेडर्स के लिए रिकमेंडेशन ये होती है कि जब भी आप अपना कैलेंडर देखते हैं सुबह उठ के, आपके पास www.forexfactory.com, ये आपको बताया जाएगा कि ये कैलेंडर है, इसके ऊपर आपके डेली बेस की फंडामेंटल फॉरेक्स के रेलेवेंट जितनी भी न्यूज़ होती हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज की, जितनी भी कंट्रीज की न्यूज़ होती हैं, वो यहाँ पे मेंशन होती हैं कि फलां पूरे एक वीक का डाटा आपके पास स्केड्यूल होता है, आपने अपने नोटबुक में लिख लेना होता है। ठीक है। जैसा कि यहाँ पे मैं आपसे कोशिश करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये आ गया www.forexfactory.com। आपके सामने आ गया, तो इसमें जो पहले वाला लिंक है ये ओपन करना आपने, आपके पास ये पूरा कैलेंडर आ जाएगा। ठीक है। इसमें आपका क्या होगा कि आपके पास ये ऊपर राइट साइड देख लें, फॉरवर्ड ट्रेड्स न्यूज कैलेंडर, कैलेंडर पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कैलेंडर आ गया। आज डेट क्या है हमारे पास, डेट है 25 अप्रैल 2025। ठीक है। तो हम आप देखेंगे कि आज के दिन में हमारे पास कौन सी न्यूज़ेस हैं। देखिए यहाँ पे फ्राइडे का दिन आ रहा है, आज न्यूजीलैंड का बैंक हॉलिडे है, वगैरह के न्यूजीलैंड के जो भी पेयर्स होंगे उनके अंदर को आज इतनी खास वोलेटिलिटी आपको नजर नहीं आएगी। सेम एज इट इज यूएसडी के एफएमसी मेंबर के एक नाम है उनका, उनकी आज स्पीक्स है। आगे नीचे ऑस्ट्रेलियन डॉलर का बैंक हॉलिडे है, उनका शायद गुड फ्राइडे है। आगे जीबीपी का डाटा है, ठीक है, जीपीवाई, फिर जीबीपी का रिटेल सेल्स का डाटा, जैसे कि मैंने ऊपर एक आपसे एक इकोनॉमिक इंडिकेटर के बारे में जिक्र किया। अच्छा, यूरो ऑल डे बैंक हॉलिडे है, यूरोपियन जितने भी पेयर्स हैं, जो भी करेंसीज है, उनके अंदर जो ट्रेड है, जो उनके अंदर मूवमेंट है, आज आपको कम होती हुई दिखाई दे सकती है। इसी तरह से 5:30 पे कैनेडियन डॉलर का डाटा मौजूद है, कोर रिटेल सेल्स मंथ बाई मंथ और रिटेल सेल्स मंथ बाई मंथ। ठीक है। ये डाटा है। फिर 7 बजे अगर आप देखेंगे तो यूएसडी का रिवाइज्ड यूओएम कंज्यूमर स्टेटमेंट है, सेंटीमेंट है, सॉरी, ठीक है, एक डाटा है। आज के दिन में कोई खास खातिर खास डाटा मौजूद नहीं है। अच्छा, यहाँ पे डाटा नजर आ रहे हैं। ठीक है। इसमें जब आप येलो और सिल्वर और रेड कलर का जो बॉक्स होगा वो समझ लीजिए हाई इंपैक्ट न्यूज होगी। ठीक है। रेड कलर का आपके पास जो डाटा शो होगा आपके कैलेंडर में, जिस न्यूज के आगे रेड कलर का बॉक्स होगा, उसको आप समझेंगे कि ये इंतहाई क्या है, अहम न्यूज है, रेड न्यूज है, रेड डाटा है। रेड एक इंडिकेट करता है हमेशा खतरे की इलामत। ठीक है, कि खतरा है भाई। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं पहले से अपनी ट्रेड को मैनेज कर लें, या इस टाइम पे अपनी कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट ना करें, पहले डाटा आने दें, डाटे को देखें आप प्रॉपर तरीके से। ठीक है। और डाटा देखने के बाद आप क्या करेंगे, आप फिर अपना डिसीजन लेंगे, अपने सेटअप के मुताबिक, अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक ट्रेड करेंगे। ठीक है। फंडामेंटल इवेंट इस तरह से देखे जा सकते हैं। अब जैसा कि मैं आप यहाँ पे देखेंगे तो हम फॉर एग्जांपल ये 24 तारीख अप्रैल का हम शाम 5:30 बजे का डाटा निकालते हैं, तो ये देखिए रेड डाटा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, अब ये रिलीज हो चुका है। ठीक है। अब इसमें आप ऊपर देखेंगे तो ये इसका ग्राफ है, ये प्रीवियस है, प्रीवियस डाटा है। ये जूम जूम पे चल रही चीजें, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, आप इसको देख लीजिए। ठीक है। अच्छा, ये जो डाटा है, ये लिखा हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो थे प्रीवियस, जो हमारे पास डाटा आ रहा था वो 216 के 216 के 2,16,000 लोगों ने बेरोजगारी क्लेम की थी कि हम बेरोजगार हैं। ये यूएस का डाटा की बात हो रही है। ठीक है। अभी क्या है कि उन्होंने जो फोरकास्ट की हुई थी, अच्छा, डाटा में 3 किस्म के इंडिकेटर्स होते हैं, एक प्रीवियस डाटा होता है, एक फोरकास्ट। फोरकास्ट मतलब कि उन्होंने कहा था कि ये अभी ये हो सकता है, प्रेडिक्शन हो सकती है। वो कहते हैं कि अभी तो उन्होंने फोरकास्ट की थी कि पहले 2,16,000 लोगों ने क्लेम किया था, प्रीवियस जो डाटा आया था। ठीक है। अब इसमें उन्होंने कहा कि इस दफा बेरोजगारी की जो शरह है वो बड़ी है और 2,22,000 लोगों ने क्लेम करना है हमारे अंदाजे के मुताबिक।
अच्छा, ये यहाँ तक तो आपके पास ये डाटा रिलीज होने से पहले का डाटा होता है, प्रीवियस भी होता है, फोरकास्ट भी होती है। एक्चुअल डाटा जब जैसा कि 5:30 PM लिखा हुआ है हमारे पास पाकिस्तान के 5:30 पे जब ये डाटा रिलीज होता है, तो एक्चुअल डाटा बफिंग करने के बाद फौरन से आपके पास चार्ट पे नमूदार हो जाता है। ठीक है, अब डाटा की 3 तरह के साइन होते हैं। एक डाटा होता है ग्रीन कलर का, आपको शो होता है, सिंपल सी सादा सी फॉर द लेमैन, फॉर द बिगनर्स के लिए बात है। जो ग्रीन कलर का डाटा होता है वो गुड फॉर करेंसी होता है, ये अमूमन जाना समझा जाता है। किसी से सिर्फ नो हाउ के लिए हमने रखनी है, इनको अपने ट्रेड मेथड नहीं बनाना, क्योंकि इसमें भी मैनिपुलेशन होती है, दिखाया कुछ जाता है, किया कुछ जाता है, क्योंकि स्मार्ट मनी को इस बात का पता है कि लोग इन चीजों पर रिलाय करने लगे हैं। लोग सबस कलर देख के बाय कर लेंगे, रचा कलर देख के सेल कर लेंगे, तो वो इसके क्या करते हैं, अगेंस्ट अपोजिट जो है वो डायरेक्शंस देना स्टार्ट कर देते हैं। और कई लोग इन इंडिकेटर्स पे मतलब कि रिलाय करते हैं, जो ट्रेड करते हैं, वो बेचारे परेशान करते हैं या नुकसान का बायस बनता है उनके लिए। ये जस्ट फंडामेंटल पढ़ने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। टोटल सारे फंडामेंटल्स को जब आप काउंट करते हैं, उनका डाटा आपके पास देखते हैं कि ये आया था, तो फिर क्या होता है कि आपके पास एक पूरी रिपोर्ट शायद हो जाती है कि इस मुल्क का सीपीआई भी नेगेटिव है, इस मुल्क का जीडीपी भी नेगेटिव है, इस मुल्क का इंटरेस्ट रेट भी बढ़ चुका है, लिहाजा आने वाले वक्त में इस मुल्क की करेंसी को क्या होने वाला है, मार पड़ने वाली है, यानी कि ये वीक होने वाली है। तो उसके अगेंस्ट जितने भी पेयर होंगे वो फायदा उठाएंगे, वो एंजॉय करेंगे उसकी वीकनेस को, ठीक है। हाँ, तो उसमें वो क्या करेगी, तो वो उसके अगेंस्ट जो भी करेंसी होगी वो लाजमी बात है स्ट्रांग होगी, उसकी वीकनेस का फायदा उठाएगी, इस बात को समझना। अच्छा, फिर क्या हुआ कि एक्चुअल डाटा जैसे आया तो सेम एज एक्सपेक्टेड आ गया। एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या था, जो उन्होंने फोरकास्ट किया हुआ, ठीक है। 2,22,000 लोगों ने ही क्लेम किया कि भाई हम बेरोजगार, यानी कि 16 से 22 6,000 लोग और बढ़ गए, ठीक है, कि जिन्होंने कहा कि भाई हम अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी की वजह से तंग हैं, और उन्होंने क्लेम किया कि हमारे बारे में कुछ सोचा और समझा जाए, ठीक है। ये क्लेम भी वहां किए जाते हैं जिन मुल्कों में कोई बात सुनी और मानी जाती है, ठीक है, कि उन मुल्कों की बात हो रही है। अच्छा, फिर ऊपर आप आएंगे, आपके पास ये देखें यहाँ पे फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का एक डाटा है, ठीक है। इसकी भी देखेंगे प्रीवियस थी 50.2, फोरकास्ट किया जा रहा था 49.0, और जो एक्चुअल डेटा आया वो 50.7, यानी कि ये बढ़ गया, ये गुड फॉर करेंसी, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि बढ़िया है, ठीक है। तो ये गुड फॉर करेंसी है। अब इसे साथ वाला ये देखें ना, ये वाला, ये इसका ओपन डिटेल ओपन करेंगे तो इसमें आपके पास सारी डिटेल आ जाएगी। S&P ग्लोबल लेटेस्ट रिलीज आ जाएगी, लेवल ऑफ द डिवीजन इंडेक्स बेस्ड ऑन सर्वाइव्ड परचेजिंग मैनेजर इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट, गुड फॉर करेंसी। यहाँ पे आपके पास सारी इसके साथ ये देखिए रिलेटेड स्टोरीज सारी आ जाएंगी, आप इसको प्रॉपर्ली अपना रीड करके अपनी एनालिसिस को, फंडामेंटल एनालिसिस को क्या मजीद स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सेम एज इट इज यहाँ पे ऊपर आएंगे तो इस तरह की ये चीजें ये देखें, यहाँ पे JPY यानी कि जापानीज येन, ABP पब्लिक सेक्टर नेट, इसका एक डाटा था। के बाद यूरो की न्यूज थी, फ्रेंच फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI, ठीक है। इसका जो प्रीवियस था वो नेगेटिव था, फोरकास्ट 47.9 किया जा रहा था, और एक्चुअल जो आया वो बेहतर आया, गुड फॉर करेंसी, ठीक है। जब भी अच्छा ये डाटा जस्ट आपने देखना होता है, सिर्फ आपने क्या करना है, एक चीज आपको समझाई जा रही है कि इस टाइम पे जैसा कि दिन 12:15 पे यूरो का डाटा था। अब अगर आप किसी की यूरो पेयर में ट्रेड कर रहे हैं तो आपने उस टाइम मुताद रहना है, आपकी कोई ट्रेड ओपन नहीं होनी चाहिए। वो या तो 2 गुना 3 गुना प्रॉफिट में जा सकती है, या क्या हो सकता है 2 गुना 3 गुना लॉस में जा सकती है। इसलिए जब भी फंडामेंटल इवेंट्स आपके पास क्या हो, आप जिस पेयर पे ट्रेड करना चाहते हो, जिस पेयर पे ट्रेड कर रहे हो, जिस पे प्रैक्टिस है आपकी, वहां पे आपने क्या करना है, वहां पे आपने सिर्फ ये करना है कि उस दिन की कैलेंडर की न्यूज़ आपके पास टाइम वाइज आपकी नोटबुक में लिखी होनी चाहिए, या आपके पास कैलेंडर ओपन होना चाहिए सेम एज इट इज आपकी इसमें टाइमलाइन, ठीक है। आपको बार बार इंडिकेट, बार बार डायरी की तरफ अपनी नोट्स उसके ऊपर देखें कि आज 5:30 बजे न्यूज़ है भाई, 5:30 बजे के टाइम मैंने कोई मैनुअल एग्जीक्यूशन नहीं करनी, मे बी कि वो मेरी एग्जीक्यूशन जो है वो चूंकि मतलब वो टोटली गैम्बलिंग हो जाती है। या तो आपका क्या है कि आपके पास 3-7 साल का तजर्बा है, आपने फंडामेंटली जो फैक्टर्स हैं उनको अच्छी तरीके से रीड किया है कि एक साल से इस इकोनॉमी के ये आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो फिर आप क्या करते हैं कि उस पर आप रिस्क ले सकते हैं, रिस्क इन्वॉल्व कर सकते हैं कि अगर ये मेरा मेथड बनता है तो मैं यहाँ से बाय या सेल कर सकता हूँ। अदरवाइज फॉर द बिगिनर ट्रेडर, फॉर द लेमैन, फंडामेंटल ट्रेड्स जो है, न्यूज जो ट्रेड्स हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा रिस्की हो सकती है, और उनके अंदर एक एज अ गैम्बलर की हैबिट्स भी बिल्ड हो सकती हैं। क्या कि उसने पूरे महीने प्रॉफिट नहीं किया और एक ऐसा डाटा रिलीज हुआ कि उसने एक ट्रेड लगाई और उसको 10, 15, 20, $50 प्रॉफिट हो गया $100 के अकाउंट में। उसने देखा यार ये तो बहुत आसान काम है, मेरा $100 का अकाउंट था, ये 150 का हो गया, यानी कि 50% मैंने एक न्यूज में ग्रो कर लिया। तो वो उसकी हैबिट बन जाएगी। हालांकि उसके पास क्या होगा, उसकी बेसिक्स इंफॉर्मेशन नहीं होती कि फंडामेंटल इवेंट्स को कैसे पढ़ा जाता है। क्योंकि जब फंडामेंटल इवेंट्स की बात हो रही है तो यहाँ पे साथ साथ आपके पास क्या चीज है, साथ साथ जियो पॉलिटिक्स पे भी नजर रखनी होती है कि कौन से मुल्क आपस में टेंशन का शिकार है, जैसे कि चाइना ताइवान, जैसे कि चाइना अमेरिका, जैसे कि ईरान अमेरिका, जैसा कि गजा और इसराइल, और इस तरह की जो मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज हैं वो आपस में टेंशन का शिकार है। कभी किसी भी टाइम कोई किसी भी हमला कर देता है, जिस वजह से क्या होता है कि रिस्क फैक्टर ऑन हो जाता है। रिस्क फैक्टर जैसे ऑन होता है तो उसको फौरन इंपैक्ट फॉरेक्स मार्केट जो है वो पकड़ती है। और आप सोए हुए हैं, आपने ट्रेड लगाई हुई, आपको पता ही नहीं है, रात में आप सेल के लगाई है, रात को आपने देखा है, सोए हैं सुकून से, सुबह उठे तो आपकी सारी दुनिया बदल चुकी है, आपका सारा कुछ, आपका घर, आपका गाड़ी, आपका बैंक बैलेंस सारा जीरो हुआ पड़ा है। इसीलिए फॉरेक्स की मार्केट में जब भी आपने ट्रेड करनी है, आपका टेक्निकल पे अच्छा ग्रिप होनी चाहिए, आपकी फंडामेंटल्स पे नजर होनी चाहिए, आपके पास डिफरेंट चैनल्स की सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए, जैसे वो है BBC न्यूज है, CNN है, इस तरह के जितने भी इंटरनेशनल चैनल्स हैं जो कि बेसिकली मेजर कंट्रीज की इकोनॉमिक्स पे बात करते हैं, उनके फंडामेंटल्स पे बात करते हैं, उनकी न्यूज से आपको लाजमी दिलचस्पी होनी चाहिए। कौन सा मुल्क अब इस वक्त क्या कर रहा है, कौन से मुल्क के कौन से बैंक्स क्या पॉलिसीज बना रहे हैं। अच्छा, ये जो फॉरेक्स मार्केट है इसके अंदर जितने भी मुल्क के बड़े मेजर बैंक्स है ना, उनका उस मुल्क की इकोनॉमी, उनकी पॉलिसीज का उसकी मुल्क की इकोनॉमी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। अगर वो अच्छी पॉलिसी बनाते हैं आने वाले वक्त के लिए
तो उसमें क्या होता है कि वो इकोनॉमी के लिए बेहतर होती हैं चीजें। अगर वो कुछ सख्त फैसले करते हैं वक्ती तौर पे, वो इकोनॉमी के लिए क्या होती है, नेगेटिव इंपैक्ट आता है वक्ती तौर पे, ठीक है। तो इन चीजों का आपने ख्याल लाजमी रखना होता है। अभी हमने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में इंटरेस्ट रेट पढ़ा, ठीक है, इन्फ्लेशन के जो हमने पढ़े इंडिकेटर्स, सीपीआई, पीपीआई, फिर हमने एक जीडीपी ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ा, फिर हमने अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स और रेट्स और डाटा पढ़ा, रिटेल सेल्स के बारे में पढ़ा, ट्रेड बैलेंस के बारे में पढ़ा, पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ा, एनएफपी के बारे में पढ़ा हमने, एफओएमसी के बारे में पढ़ा, ठीक है, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, जिसके बारे में तफसील से बताया कि किसी भी मुल्क के मेन मेजर बैंक्स के जो चेयरपर्सन होते हैं वो बैठ के कोई भी मुल्क की इकोनॉमी पे कोई भी पॉलिसी बनाते हैं या तोड़ते हैं, तो उस बेसिकली कमेटी को फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, अमेरिकन एक कमेटी है जिसका नाम, ठीक है, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी। फिर एक डाटा आता है हर महीने के पहले जुमा को, ठीक है, उसको कहते हैं एनएफपी, नॉन फॉर्म पेरोल, ठीक है। उसमें भी रोजगार के हवाले से डिस्कशन की जाती है, डाटा रिलीज होता है कि भाई ओवरऑल इस महीने कितने रोजगार मुहैया हुए हैं, कितने रोजगार छिन गए हैं, कौन लोग बेरोजगार हुए हैं, कितने लोगों को रोजगार मिला है। उसमें प्राइवेट सेक्टर्स भी आते हैं, उसमें सरकारी सेक्टर्स भी आते हैं, और वो डाटा एनएफपी कहलाता है। तो ये मेन फंडामेंटल इंडिकेटर्स हैं, की इंडिकेटर्स हैं, जिनके ऊपर हमें नजर रखना कम से कम जरूरी होता है कि भाई ये क्या कर रहे हैं, वो किस पे, जिस मुल्क की करेंसी पे अपडेट कर रहे हैं उसके मुल्क के इसके। तो बेसिकली ओवरऑल अगर आपने नजर रखनी होती है तो वो यूएस का डाटा जो है ना, यूनाइटेड स्टेट का डाटा जो है, उस पर नजर रखनी होती है कि यूएस के जितने भी की फैक्टर्स हैं, जितने भी इंडिकेटर्स हैं, जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, उन पर नजर रखनी होती है कि भाई आपको पता चले कि क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। जैसा कि ट्रंप ने आती कुछ भी वकूफियां की, जिसमें जैसे डॉलर मार बढ़ी और गोल्ड, उसके आगे जितने भी ट्रेड करने वाले पेयर थे वो आसमानों को छूने लगे, क्योंकि गोल्ड उसमें डॉलर में वीकनेस नजर आई, ठीक है। तो क्या हुआ, उसने आती कुछ ऐसी सख्त पॉलिसी बना दी जिससे उसके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले जो मुल्क थे, मेजर जो मुल्क थे, इसमें चाइना था, इसके अलावा रशिया था और भी कुछ मुल्क थे, उन्होंने इसके साथ तजारत रोक दी या की भी। तो उसने जितना इंटरेस्ट लगाया, जितना टैरिफ लगाया, उससे उसको मैनेज करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने भी अपना इंटरेस्ट रेट या अपना टैरिफ या अपना टैक्स बढ़ा दिया, ठीक है। जिस वजह से क्या हुआ कि डॉलर वीक हुआ और डॉलर के अगेंस्ट ट्रेड करने वाली कमोडिटीज, ऑयल, गैस, गोल्ड, ठीक है, ये आसमानों को छूने लग गए। सेम एज इट इज करेंसी थी, यूरो था, इसके अलावा पाउंड था, जितने भी डॉलर के अगेंस्ट ट्रेड करने वाले मेजर जो करेंसीज थी या कमोडिटीज थी, वो उनको ताकत मिली, उन्होंने फायदा उठाया, उन्होंने इस चीज का एंजॉय किया और खुद को स्ट्रॉन्ग कर लिया, ठीक है। तो ये चीजें बड़ी अहम होती हैं फंडामेंटल इवेंट्स देखने के लिए। अब आपके पास, आपको समझ आ गई कि आपने कैलेंडर ओपन करना है, फॉरेक्स फैक्ट्री आपके पास आपके टैब में ओपन होना चाहिए। सब जब उठते हैं आप अपने अपने उसको फंडामेंटल कैलेंडर को देखना है कि आज के दिन में यूएस का डाटा कौन कौन सा है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कैलेंडर ओपन किया, हमारे पास ये लेफ्ट साइड पे तारीख आ रही है, ये फ्राइडे अप्रैल 2025 आ रहा है, ठीक है। अब मेरे पास, मैं इसमें देखूंगा तो ये रेड न्यूज एक जीबीपी की थी 11 बजे, जो कि हो चुकी है 11 AM, ठीक है। यूरो के बारे में ये बता रहा है कि इटालियन बैंक हॉलीडे है आज सारे। के बाद CHF स्विस फ्रांस के बारे में बता रहा है कि आज एक चेयरपर्सन है, उन्होंने आज स्पीच देनी है। कैनेडियन डॉलर के बारे में बताया जा रहा है, ये मेजर करेंसी है। कनाडा की जो कैनेडियन डॉलर है, ये भी एक मेजर करेंसीज में से करेंसी इस्तेमाल होती है, ठीक है, ट्रेड होती है। फिर 7 बजे उसने कहा कि यूएसडी का नॉर्मल डेटा है, मतलब येलो कलर का इसका इंडिकेशन है, यानी कि इतना अहम नहीं है, बट आज तकरीबन फ्राइडे हॉलीडे का डे, हॉलीडे ही है सारा, आज कोई मेन इवेंट नहीं है, जिस वजह से आपको बहुत बड़ी या अनएक्सपेक्टेड मूव नहीं देखने को मिल सकती अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल्स। बट मे बी कि जियो पॉलिटिक्स में कुछ ऐसा बैकग्राउंड में चल रहा हो, जो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारे कैलेंडर पे शो नहीं हो रहा, ठीक है। जियो पॉलिटिक्स में कहीं कोई दो मुल्कों के दरमियान सुलह हो गई, दो मुल्कों के दरमियान कोई टेंशन बढ़ गई, तो उसका इंपैक्ट मार्केट ले सकती है। वो चूंकि हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए पेज में मौजूद नहीं होता, उसके लिए हम डिफरेंट चैनल्स, ट्विटर्स, इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप्स और इसके अलावा डिफरेंट चीजें जो है उसमें हमें हमारी सब्सक्रिप्शन होती है। इसमें क्या होता है कि हमें पता चलता है कि भाई आज ये हुआ, जिस वजह से ये इंपैक्ट आ रहा है। तो ये थी हमारी आज की जो फंडामेंटल की क्लास, के फंडामेंटल बेसिकली कितना अहम किरदार अदा करते हैं फॉरेक्स मार्केट में, फंडामेंटल की इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, इनके मायने क्या है, इनको इनके बारे में डिटेल के साथ आप लोगों को ये अभी अगला आपके असाइनमेंट्स हैं कि आपने इन इंडिकेटर जो मैंने आपके साथ शेयर किए, इनके ऊपर रिसर्च करके आना है, कि इनकी डेप्थ में जाना है कि एक्चुअली इंटरेस्ट रेट कैसे इंपैक्ट करता है करेंसी पे, किसी भी मुल्क की, होता क्या है, बेसिक्स या मतलब ओवरऑल मैंने आपको इसका रिव्यू दे दिया, बट आपने अपनी रिसर्च करनी है, ठीक है। आप गूगल से कर सकते हैं, चैट जीपीटी से कर सकते हैं। इसके ऊपर आपने देखना है कि इन्फ्लेशन मतलब महंगाई के बारे में जो सीपीआई एक डाटा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका ओवरव्यू मैंने दिया है कि एक रोजमर्रा का जो अशिया की जो चीजें हैं उनका महंगा होना या उनका सस्ता होना, ये एक इन्फ्लेशन डाटा होता है, ठीक है। इसके ऊपर आपने मजीद रिसर्च करनी है कि भाई ये क्या होता है, ठीक है, ये किस तरह से इंपैक्ट करता है। आपको फंडामेंटल जो इकोनॉमिक कैलेंडर्स हैं समझ आ जाएगी, इनको देखना, इनको समझना ये जरूरी होता है। पहला हमारा टेक्निकल सब्जेक्ट था, आज हमारा क्या था, फंडामेंटल एनालिसिस थे कि फंडामेंटल कैसे है। फंडामेंटल में दो तरह की चीज होती हैं, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो ऑलरेडी अलाइन है, क्योंकि हमें पता है कि फलां दिन फलां टाइम फलां हफ्ते में ये न्यूज डाटा रिलीज होना है। हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास फॉरेक्स फैक्ट्री पे या investing.com वेबसाइट पे लिस्टेड होता है। एक फंडामेंटल वो है जो कि जिसको जियो पॉलिटिक्स का नाम दिया गया, ठीक है। वो कभी भी किसी टाइम भी कुछ भी हो सकता है, उसके लिए आपने क्या होना होता है कि तैयार इसलिए रहना होता है कि वो उसके लिए यही एक चीज है कि आप जब भी इस मार्केट में प्रैक्टिस करें, ट्रेड करें, आप विद एसएल एंड टीपी करें। अगर आपने एसएल नहीं लगाया हुआ, अपनी ट्रेड को मैनेज नहीं किया हुआ, अपना रिस्क मुख्तस नहीं किया हुआ, तो ये मार्केट आपको मिनटों में शाह भी कर सकती है और गदा भी कर सकती है। ये बात आपने अपने ज़हन में रखनी है। आपने जब भी ट्रेड करनी है, एक तो जब आप डेस्क पे मौजूद हो,
आप अवेलेबल हो, आप मार्केट को वॉच कर रहे हो, आपने तब करनी है। या अगर आपका मेथड, आपका साइन, आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी हिकमत अमली आपको कहती है कि भाई गो विद बायर्स, गो विद सेलर्स, तो आपने क्या करना है कि आपने अपना स्टॉप लॉस, अपनी टीपी ऐड करके खुद को गायब करना है मार्केट से, ठीक है, ताकि वो उसका जो भी रिजल्ट हो, आपका कैलकुलेटेड लॉस हो, $100 में से आपने $10 का रिस्क लिया हुआ है, $2 का रिस्क लिया हुआ है, तो क्या होगा उसमें सिंपल ये है कि आपको पता होगा कि अगर लॉस हुआ तो 100 में से $2 लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो मेरा $4 प्रॉफिट होगा। तो वो ऑटोमेटिकली जब आपका स्टॉप लॉस या टीपी हिट होता है तो मार्केट ऑटोमेटिकली आपको बाहर करता है। उसके बाद अगर मार्केट आपके अगेंस्ट या आपकी फेवर में 2000 पे भी मूव करती है तो उससे आपका कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो ये बेसिकली मनी मैनेजमेंट का एक रूल है, इसको हमें समझना होता है कि जब भी हम इतनी बड़ी मार्केट जो इतनी ज्यादा वोलेटाइल है, जिसका इंपैक्ट किसी एक मुल्क पे नहीं है, ठीक है, किसी एक मुल्क पे नहीं है, किसी एक बंदे की, किसी एक बैंक की न्यूज पे नहीं है, पूरी दुनिया की चीजें इन्वॉल्व हैं, तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो आसादी तौर पे कोई डिजास्टर आ सकता है, कुछ जंग लग सकती है, कुछ भी जो पॉलिटिक्स में हर चीज ऐड होती है, ठीक है। तो वो कब क्या, कौन क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, कल जैसे कि अभी पाकिस्तान और इंडिया के बारे में चीजें चल रही हैं कि भाई हम ये कर देंगे, अब वो कर देंगे, ये सिर्फ इतनी वर्ड्स जो है ये भी इंपैक्ट करते हैं इकोनॉमिकली। ये जियो पॉलिटिक्स। दूसरा इंडिकेटर फंडामेंटल्स का क्या है, जियो पॉलिटिक्स, जिसपे आपने नजर रखनी होती है। ये अलाइन कोई नहीं होता आपके पास, किसी भी प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड नहीं होता कि भाई फलां दिन जंग होगी, ये लिस्टेड नहीं होता, ये अनएक्सपेक्टेड होता है। ये आप समझ लेंगे कुछ डिजास्टर हो सकता है, कुछ भी तरह की, इस पे भी आपने नजर रखनी होती है। उसके लिए फंडामेंटली जैसा कि फेडरल रिजर्व का यूट्यूब का चैनल है, इसके अलावा डिफरेंट चैनल्स जो हैं ट्विटर पे, मतलब कुछ चैनल्स हैं वो मैं रेकमेंड कर दूंगा आप लोगों को, उनको सब्सक्राइब कर लेना आपने, ताकि उस पर जो भी नोटिफिकेशन आपको मिले। इन्वेस्टिंग.com भी ऐसी वेबसाइट है जैसा कि अभी आपके सामने ये कैलेंडर ओपन है फॉरेक्स सेक्टर का, इसमें भी इसी तरह से उसकी न्यूज़ आती हैं। अब ये न्यूज़ का सेक्टर है, इसमें देख लें, न्यूज़ लिखी हुई है इसमें, ये चाइना आज की जो इसकी न्यूज़ है, टैरिफ के अकॉर्डिंग आज न्यूज़ रिलीज हुई है, इसमें ये है इमर्जिंग मार्केट आर द बैटिंग ऑन द पोस्ट टैरिफ्स विनर एंड इट्स नॉट चाइना और द यूएस, चाइना टेल्स G20 मीटिंग, यानी कि बड़े 20 मुल्कों की मीटिंग। ये भी न्यूज़ कैलेंडर और इस तरह का प्लेटफॉर्म है इन्वेस्टिंग.com भी, ठीक है। इसमें भी आप नजर रख सकते हैं। जो सबसे यूज टू है, जो फ्रेंडली यूज है, वो है फॉरेक्स फैक्ट्री। इसको इस्तेमाल करना भी आसान है, इसके ऊपर न्यूज़ आ रही है उनको पढ़ना भी आसान है। जैसे कि न्यूज़ के मैंने बोला, मार्केट्स का खोलूंगा तो इसमें मार्केट्स की चीजें आ जाएंगे, ब्रोकर्स के बारे में खोलूंगा तो ब्रोकर्स की चीजें आ जाएंगे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आपको डिफरेंट चीजें आपको हेल्पफुली मिल सकती हैं, ठीक है। तो इसमें आपने ये ट्रेड है तो ट्रेड में आ जाएंगे, कैलेंडर में आएंगे, कैलेंडर में आएंगे तो कैलेंडर में आपको डेली बेस की न्यूज़ और ये सारा कुछ नजर आ जाएगा। अब आप हमारे पास, अगर हम इस पर मजीद नीचे खोलेंगे तो इसमें हमारे पास ये देखें, ये अगले वीक का भी डाटा आ गया कि कौन से दिन कौन सी न्यूज़ है, तो ये सारी चीजें अलाइन होती है ऑलरेडी, ठीक है। ये है वो अलाइन होती है, आपने अपने डिफरेंट कुछ चैनल्स में नजर रखनी होती है कि भाई ये टेंशन चल रही है, अगले आने वाली उनकी क्या हिकमत अमली क्या करने जा रहे हैं, तो उसके लिए मेन चीजें होती हैं। लिहाजा इन चीजों को आपने मद्देनजर रखना है। फंडामेंटल इवेंट्स पे नजर रखना भी जरूरी है। तो इस वक्त मार्केट में जितनी भी मूव हो रही हैं, फंडामेंटल इंडिकेटर्स की इंडिकेटर्स के बजाय जियोपॉलिटिक्स में मूव हो रही हैं। जियोपॉलिटिक्स यानी कि कोई भी मुल्क अगर अपने कुछ भी पॉलिसीज गलत बना रहा है, तोड़ रहा है, जोड़ रहा है, तो उसका इंपैक्ट उसकी इकोनॉमी पे आ रहा है और उसकी वजह से प्राइसेस बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, अप एंड डाउन हो रही हैं, ठीक है। तो क्या है कि टेक्निकल के साथ साथ आपको बैक एंड बेस पता चलना चाहिए कि फंडामेंटल्स क्या हो रहे हैं। टेक्निकल्स क्या होता है कि फंडामेंटल जब हो जाता है तो टेक्निकल बनने के बाद बताता है कि भाई ये बन गया है, पीछे ये हुआ है। तो दोनों चीजें जब आप अलाइन करते हैं तो आपको समझ आती है कि ये प्रेडिक्शन है। ऐसा ही अब जैसा कि हम आगे चल के जब वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वॉल्यूम के बारे में, तो वॉल्यूम यही बताता है कि भाई 1 मिनट में, 10 मिनट में, 5 मिनट में कितने ऑर्डर्स लगे। वो आगे चल के हम कुछ मेथड्स हैं उनसे कंफर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, ये ऑर्डर्स बाय के लगे हैं, सेल के लगे हैं, क्योंकि वो हिस्ट्री से कुछ इसके मेथड्स चलते आ रहे हैं वॉल्यूम्स के, उनको देखते हुए हम कंफर्मेशन कर सकते हैं कि भाई ये बाय के ऑर्डर्स हैं या सेल के ऑर्डर्स, यहाँ से खरीदा गया या बेचा गया। तो उसी बेस पे फिर कंफर्मेशन एग्जीक्यूशन हम करते हैं, ठीक है। तो आज की जो क्लास थी आपकी फंडामेंटल फॉरेक्स फंडामेंटल्स की क्लास थी, तो आई होप कि इसमें आपको अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आपको इसके एलिमेंट कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं।